विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में सीन शिफ्ट होता है वेनिस में। और यहाँ पर एक ऑक्शन चल रहा था जहाँ शहर के सभी अमीरों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ढेर सारे लोग आकर अपना मास्क वगैरह पहनकर इस ऑक्शन में बैठ जाते हैं। वही हमें इस कहानी के लीड एक्टर साइरस को भी देख पाते हैं, जो कि अगेन एक नई चोरी की प्लानिंग बना चुके थे। वेल, ये ऑक्शन हो तो रहा था वेनिस में, मगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रही थी। यानी कि कुछ खरीदार यहाँ बैठे थे वेनिस और कुछ खरीदार लंदन में बैठे थे। इसी के साथ हम साइरस की टीम को भी देख पाते हैं, जिनके अंदर थे डेंटन, कैमिला, मैग्नस, मीसुन, ल्यूक और खुद मास्टरमाइंड यानी कि साइरस। इस ऑक्शन में काफी सारे कैमरास भी लगे थे, जिसे पुलिस बैठकर मॉनिटर कर रही थी। इन पुलिस वालों में एक और ऑफिसर होती है जिनका नाम होता है ग्लैडवुड। इनका निकनेम है एबी और पहले कभी ये साइरस से मिली भी थी और एक खास मिशन पर थी उसे पकड़ने के लिए, मगर साइरस काफी ज्यादा चालाक था और वो उसकी नजरों से बचकर निकल चुका था। मगर इस बार एबी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार थी कि जैसे ही साइरस चोरी करे और वो उसे रंगे हाथों पकड़ ले। और इसी के साथ ऑक्शन की शुरुआत होती है, जिसमें पहले नंबर पर वैंकूवर नाम की एक पेंटिंग आती है। बहुत ही महंगी थी, हर कोई अपनी नीलामी लगाने लगता है और एट द एंड 2 करोड़ के अंदर वो पेंटिंग बिक जाती है। लेकिन ये चोर तो इसी की फिराक में बैठे थे, क्योंकि मैग्नस ने ऑलरेडी उस ऑक्शन हुई पेंटिंग को कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही चुरा लिया था और ब्लैक मार्केट में उसी सेम दाम यानी कि 2 करोड़ में ऑन द स्पॉट बेच भी दिया था। जिसके बाद बारी आती है इस ऑक्शन की सबसे खास और कीमती पेंटिंग की। बेसिकली ये क्रिएशन था जो कि बनाया गया था एनेट नाम के एक क्रिएटर के थ्रू। वो अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फेस पर एक मास्क पहन रखा था। ये मास्क आपको कहीं ना कहीं स्क्विड गेम की याद दिलाएंगे। अभी ये जो एनेट की खास पेशकश थी, इसका नाम था NFT। इसमें नियरली 200 कैमरास होते हैं जो कि लाइव एक्शन कैप्चर करके एक AI जनरेटेड पोर्ट्रेट तैयार करते थे। फिर इसकी नीलामी शुरू होती है। पैसे बढ़ते बढ़ते 1.5 से 2 करोड़ और 2 से 2.5 करोड़ होते ही हैं कि तभी मीसून अपनी प्लानिंग लगा चुकी थी और वो कहती है लेफ्ट। और उसके कहने के साथ ही वहां की लाइट्स वगैरह बंद हो जाती है, धमाके होना शुरू हो जाते हैं, पूरी जगह अफरा तफरी मच जाती है। ऑक्शन में बैठे सभी अमीर घराने के लोग वहां से भागने के बारे में सोचते हैं और यहीं पर साइरस अपना काम कर देता है। बेसिकली जो 2.5 करोड़ की बोली लगाई थी वो लगाई थी खुद साइरस ने, और अब पैसों के लेन देन के चक्कर में वो एनेट को अपने ही यॉर्ड पर बुलाने के बारे में कहता है और बोलता है कि पेंटिंग भी वहीं ले ली जाएगी, यानी कि आपकी क्रिएशन, और इसी के साथ आपको आपका अमाउंट भी हम वहीं पर दे देंगे। मगर ऊपर बैठी एबी ये सब कुछ देख रही थी और इस बार वो साइरस को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, उसे वहां से भागने देना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने सभी पुलिस वालों को उसके पीछे लगा देती है। जिसके बाद पूरे वेनिस में चेज सीक्वेंस आता है, कभी भागते हुए तो कभी रोड साइड तो कभी वहां की खास रिवर में। इनके पास में स्पीड बोट भी होती है और ये एक एक करके सभी पुलिस वालों को चकमा देते हुए वहां के बैरियर्स को खड़ा करवा देते हैं और ये पुलिस वाले रास्ते में ही अटक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्राइवेट यॉट पर और ये लोग पैसों के लेन देन के बाद में रात भर जमकर पार्टी करते हैं। मीनवाइल एबी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और ऑक्शन में बैठे सभी लोगों को बारीकी से देख रही थी, तभी उसे डेंटन दिखाई पड़ता है जो कि साइरस की ही टीम का मेंबर था। तो ये कैसे भी करके उस तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन चोरों की असली हकीकत हमारे सामने आती है। बेसिकली उन्होंने जब इस खास क्रिएशन NFT को चुराया तो ब्लैक मार्केट में उसके दाम बढ़ते गए, 3 से 4 करोड़, 4 से 5, फिर 8 तक पहुंच गए। लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए उसके ओनर का वहां पर होना जरूरी था और जो 2 करोड़ इन्होंने एनेट को ट्रांसफर किए थे वो पुरानी वाली वैंकूवर पेंटिंग को बेच कर ही इसे ट्रांसफर किए थे। इसी के साथ साइरस उसे ये भी बताता है कि इस पेंटिंग के चोरी हो जाने की वजह से कहा तो ये 2.5 करोड़ में बिकती, मगर आज इसकी कीमत 8 करोड़ से भी ऊपर जा रही है। तुम ये समझ रहे हो कि हमने तुम्हें अगवा किया, मगर ब्लैक मार्केट में बढ़ी हुई रकम का हम आधा आधा हिस्सा बांटेंगे, इसलिए तुम्हें भी फायदा और हमें भी फायदा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जमकर पार्टी करो। मीनवाइल हम देख पाते हैं डेंटन को, जो कि इस वक्त एबी के सामने बैठा होता है और वो एबी द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब उलट पुलट दे रहा था। एबी उसे गुस्से में कहती है कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ऊपर से तुम्हारा वैंकूवर वाला कांड भी लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी टीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें दे डालो। जिस पर डेंटन बताता है कि इस वक्त साइरस और उसकी टीम है लंदन में, अगर उसे पकड़ना है तो मेरे साथ वहां तक चलना होगा। इस खबर के बाद में एबी पहुंचती है इंटरपोल, देखा जाए तो मतलब लंदन वालों का CBI या पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जहां पर उसकी मुलाकात हैक्सली नाम एक और ऑफिसर से होती है। वो बताता है कि हाल ही में गुप्त सूत्रों से मुझे ये पता चला है कि शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन लार्स, जिसने पूरे के पूरे शेयर मार्केट को ही हिलाकर रख दिया, बड़ी बड़ी ट्रेड्स उठा ली और इसी के साथ हाई स्टॉक्स के चलते उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ।
मगर इस मुनाफे का रीजन कोई मार्केट में आई उथल पुथल नहीं बल्कि शहर में आई उथल पुथल थी। उसने डैम का पानी शहर में फैला दिया, पूरी बाढ़ आ गई, वहां पर लोगों की जान चली गई और इस बार सेम टू सेम वो एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है जिसमें लेवाइथन नाम की एक और बड़ी माफिया शामिल है। मैं काफी सालों से लार्स के पीछे लगा हूँ, इसलिए मैंने अपना एक खास बंदा जिसका नाम है डिगर उसकी टीम में छोड़ दिया था और मुझे उसी से ही ये खबर मालूम चली है कि अगले आने वाले 2 महीनों में वो इस काम को अंजाम देने वाले हैं और लेवाइथन को पेमेंट होगा सोने के रूप में, मतलब कि गोल्ड, और वो भी छोटा मोटा 1-2 किलो नहीं, पूरे 10 टन। इस पेमेंट को रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो एबी कहती है कि इसमें आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो काम खाली पुलिस वाले कर सकते हैं, जहाँ पर हेक्सली का कहना था कि पुलिस वालों में इतना दिमाग नहीं कि चोर की तरह सोचकर उन चोरों को पकड़ ले, इसके लिए एक खास चोर की ही जरूरत पड़ेगी। और वो खास चोर कौन है ये तो तुम जानती ही हो। जहां पर एबी कहती है कि नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं साइरस के पास जाऊंगी, उससे मदद मांगूंगी और वो भी इस काम के लिए हाँ बोल देगा तो टाटा बाय बाय। जहां हेक्सली उसे समझाता है कि अगर इस डील के लिए साइरस और उसकी टीम ने हाँ नहीं बोली तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। हमें कैसे भी करके लार्स, जो कि गोल्ड के रूप में अपनी पेमेंट लेवाइथन को करने वाला है, उसे रोकना होगा और रंगे हाथों पकड़ना होगा। और यहीं से शानदार स्टोरी स्टार्ट होती है। एबी पहुंच जाती है साइरस के पास में और बताती है कि हम दोनों के बीच में एक बार पेरिस में 5 दिनों के लिए अच्छा रोमांस चला था, जहां पर साइरस कहता है कि वो 5 नहीं बल्कि 7 दिन थे और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत हद तक पड़ चुके थे। तुमने मुझे धोखा दिया। जहां पर एबी कहती है कि देखो, तुम भी चोरी के मिशन पे थे और मैं भी पुलिस वालों की तरफ से तुम्हें पकड़ने के मिशन पर थी, तो हम दोनों के बीच में जो हुआ प्यार वो कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन साइरस भैया आशिक मिजाज आदमी, वो कहते हैं कि खैर जो भी हुआ, यहाँ पर आने का रीजन बताओ। जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी पड़ेगी और जो सारी डिटेल हेक्सली ने उसे दी थी वही सारी डिटेल अब एबी साइरस को दे देती है और बताती है कि तुम्हें गोल्ड को चुराना होगा। फिर नेक्स्ट डे साइरस अपनी टीम के पास जाकर ये प्रपोजल रखता है और बताता है कि ये काम मुश्किल तो है मगर करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पेमेंट हो गई, लेवाइथन ने अपने डैम के बैरियर्स को हटवा दिया तो पूरा शहर बाढ़ में बह जाएगा, काफी सारे मासूमों की जान चली जाएगी। तो यहाँ टीम के मेंबर्स एक एक करके सारी डिटेल निकालना शुरू करते हैं कि उनका पेमेंट कहां से कैसे होगा। सबसे पहले गोल्ड निकलेगा लार्स के अड्डे के वहां से, उसके बाद में ट्रक में लोड होगा, फिर स्काई क्रूज के नाम की एक प्लेन में लोड होगा और उस प्लेन के डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हमें उस गोल्ड को चुराना है। अब ये काम डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि प्लेन में उनके खुद के गुंडे भी मौजूद थे और ऊपर से स्काई क्रूज को ट्रैक किया जा रहा था, वो भी शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स के थ्रू। तो अब हर कोई अपने अपने काम में जुट जाता है कि कैसे ये लोग उस तक पहुंचेंगे। जिसके बाद मीसुन बताती है कि अगर हम वैसा ही दिखने वाला एक प्लेन बना ले जो कि रेडार सिग्नल पर सेम रेटिंग दे, यानी कि जो बोइंग 380 है वैसा ही दिखे, तो इस गोल्ड को चुराना आसान हो जाएगा। लेकिन अब वैसा प्लेन लाए कहां से? जहां पर साइरस बताता है कि उस ऑक्शन में मॉल्सन नाम का एक अमीर बंदा था जिसके पास में बिल्कुल एज इट इज वैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लगने वाला एक प्लेन मौजूद है, क्या पता वो इस काम में हमारी मदद कर दे। जिसके बाद ये पहुंच जाते हैं मॉल्सन के पास में, जो कि अपना आलीशान प्लेन दिखाता है जिससे कि शहर में उड़ाने की मनाही थी, क्योंकि उस प्लेन में ऊपर और नीचे ग्लासेस लगे हुए थे, एलईडी ग्लासेस, और एग्जॉस्ट इतनी ज्यादा आवाज करते थे कि बैन कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप उन्हें रोड पर चलती सुपर बाइक्स के कंपैरिजन में समझ सकते हैं। पुलिस वाले जैसे सुपर बाइक को देखते हैं तो उसे रुकवाकर सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसका एग्जॉस्ट कहीं आफ्टर मार्केट तो नहीं लगवाया गया। तो ऐसी ही कुछ बातें यहाँ पर भी थी। खैर पहले तो मॉल्सन उन्हें अपना प्लेन देने से मना कर देता है, जहाँ एबी बताती है कि इस प्लेन को रखना ही पहली बात तो इलीगल है, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो सीधा पुलिस की हवा खाओगे। जिसके बाद वो अपने प्लेन की खास बातें बताना शुरू करता है कि इसमें पोल डांस भी कर सकते हैं, एलईडी के थ्रू कोई मैसेज भी भेज सकते हैं, ये प्लेन फास्टेस्ट प्लेन एवर है, मतलब फाइट के हिसाब से नहीं बिजनेस ट्रिप्स के हिसाब से देखा जाए तो। खैर अब प्लेन तो मिल चुका था और इसके बाद में अगली सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे भी करके रेडार सिस्टम को फुद्दू बनाया जाए और उसके लिए इन्हें क्रिएट करना था PSI यानी कि पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस, जिसका काम था आसमान में 2 प्लेन्स के होने के बावजूद भी सिर्फ एक का ही सिग्नल प्रोवाइड करवाना। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब ये दोनों प्लेन्स आमने सामने होंगे और जब कनेक्टिविटी बिठाई जाएगी तो हेडक्वार्टर्स में 2 एक साथ प्लेन शो होंगे, तो इसीलिए वहां पर किसी खास आदमी का बैठा होना जरूरी है। जहां पर एबी बताती है कि मैं ब्रुसेल में एक शख्स को जानती हूँ जिसका नाम है हैरी, इस काम में वो हमारी मदद कर सकता है, मगर वो काफी नच्चड़ा और बिगड़ैल किस्म का इंसान है। जहाँ
साइरस कहता है कि एक बार बात तो करके देखी जाए, जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं ब्रुसेल और मिलते हैं हैरी से। बेसिकली वो हैंडीकैप होता है और एबी के इस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें चोरी चिकारी मौजूद थी और जिस दुश्मन का ये लोग माल चुराने वाले थे वो था शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन लार्स। तो हैरी की तो सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो इस काम के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जहां साइरस कहता है कि इस काम के बदले मैं तुम्हें दूंगा 10 लाख। इसी के साथ डील फाइनल हो जाती है और ये पूरी टीम अपने काम पर लग जाती है, जिसके बाद पूरे प्लेन का मेकओवर किया जाता है उसे वैसा दूसरे दिखने जैसा प्लेन बनाने के लिए, और फिर बनाया जाता है PSI यानी कि पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस, मगर दिखने में वो एक बॉम्ब जैसा दिख रहा था। तो एबी कहती है कि अगर इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाए और सभी लोगों में बांट दिया जाए छोटा छोटा और बाद में प्लेन में जाकर असेंबल किया जाए तो काम आसान हो जाएगा, जिस पर मीसून कहती है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी। और फिर काफी मेहनत करने के बाद में अच्छे खासे लोगों से जान पहचान बैठा लेने के बाद में अब बारी आती है फाइनल डे की। हर कोई अपने अपने गेटअप में तैयार था। अब इसी के साथ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ जो कमीला है वो है मनी हाइस्ट से टोक्यो। अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखी तो मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा आपको कि वो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद में उसका एक और नया वर्जन यानी कि मनी हाइस्ट कोरिया आया था, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था और हाल ही में बर्लिन सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी थी नेटफ्लिक्स पर, उस पर भी काम चालू है जो कि आने वाले 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, यहाँ पर इन लोगों ने अपनी अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी, कुछ इकोनॉमी की और कुछ बिजनेस की। जहां पहुंचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो लार्स ने अपने गुंडे भेज रखे थे, बिजनेस क्लास में 2 और इकोनॉमी क्लास में 3। इसी के साथ सबसे नीचे वाले पोर्शन में जा रहा था 10 टन सोना। जिसके बाद बारी आती है इस कहानी के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट की, जहां हर कोई एक्टिव हो चुका था और अब इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार था। मीसून ने सारे एक्सेस कैमरास को हैक कर लिया था ताकि होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वही मैग्नस ने इकोनॉमी के वॉशरूम में जाकर PSI के आधे पार्ट्स को रख दिया था। इसी बीच साइरस को ये पता चलता है कि इनका एक बंदा ल्यूक इस प्लेन में चढ़ा ही नहीं। जब साइरस उसे कॉल लगाता है तो ल्यूक बताता है कि इस काम में जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। जहां पर एबी कहती है कि कोई बात नहीं, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं तो इस काम को करे बिना जाएंगे नहीं, इसलिए आगे का काम एबी संभालती है और जो आधे पार्ट्स इकोनॉमी क्लास के वॉशरूम में रखे थे उसे आकर ले जाती है अपने बिजनेस क्लास वाले वॉशरूम में और वहां पर उस PSI को असेंबल करना शुरू कर दिए। मगर रास्ते में आए टर्बुलेंस की वजह से उससे वो मशीन गिर जाती है और टूट जाती है, यानी कि इनके तो एल लग गए। काफी देर बीत जाती है। इनफैक्ट गुंडे भी अब वॉशरूम को यूज करना चाहते थे, अगर वो आकर उस PSI मशीन को देख लेते तो हर एक को शूट कर देते, पूरा प्लान चौपट हो जाता। लेकिन तभी मौके पर वहां पहुंच जाता है साइरस और ये दोनों मिलकर उस PSI मशीन को ठीक करने लगते हैं। इन बिटवीन गुंडा आकर इन्हें बहुत बार बोलता है कि भाई कितनी देर हो गई, बाहर आ जाओ, जहां पर ये दोनों उस वॉशरूम में सेक्स करने का नाटक करते हैं। बहुत सारी फनी आवाजें वगैरह निकालते हैं। इन बिटवीन हमारी टोक्यो यानी कि कमीला पहुंच चुकी थी उस बोइंग 380 के नीचे और PSI के एक्टिवेट होने का वेट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में 2 बड़े बड़े प्लेन्स का सिग्नल आ रहा था, जहां पर हैरी की कलीग आकर उसे कहती है कि हमें इस बात की इंफॉर्मेशन आगे सुपरिटेंडेंट को देनी चाहिए। जहां पर हैरी कहता है कि ये जरूर कोई नॉर्मल ग्लिच होगा, ठीक हो जाएगा 1-2 मिनट में। बात हद से निकलती जा रही थी, जहां पर हैरी कहता है कि तुम तो हर बार मुझ पर रोब झाड़ती रहती हो और मेरे हैंडीकैप होने का फायदा उठाती हो और खुद मुझसे बड़ी सुपीरियर बनना चाहती हो, इसलिए मैं अभी इस जॉब को ज्यादा नहीं करूंगा और छोड़कर चला जाऊंगा। खैर बातों में उलझाने की वो तो सिर्फ उसकी प्लानिंग थी और इतने में PSI बनकर रेडी हो जाता है। सिग्नल मिल जाते हैं। टोक्यो अपने प्लेन को उस बोइंग 380 के साथ कनेक्ट कर लेती है और अब रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है। जिसके बाद शुरू होता है इस मूवी का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट। मैग्नस पहुंचता है नीचे की तिजोरी वाले सेगमेंट में और यहाँ पहुंचकर अपनी हाइपर टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स के साथ में उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सारा सोना तिजोरी से बाहर निकाल कर लाया जा सके। मगर इतने में ही गुंडों को कुछ शक हो जाता है और वो अपने सोने के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक तो मैग्नस उस ताले को तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुंडे उसके पास पहुंच रहे थे, तो साइरस को उन्हें रोकना पड़ता है। और अब यहाँ पर आती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहां पर चलते प्लेन के अंदर धामधूम मुक्के लात घूंसे चाटे सब पड़ने लगते हैं। वहीं कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स जिन्हें लगता है कि जरूर प्लेन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए हैरी उन्हें कांटेक्ट करके बताता है कि आगे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, मौसम साफ नहीं है, इसलिए आपको नियर बाय हवाई अड्डे पर ही इस प्लेन को लैंड करना पड़ेगा। तो अब हैरी की बात मानते हुए वो पायलट उस प्लेन को नियर बाय हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश करता है, मगर वो एरिया बहुत ज्यादा छोटा था, यानी कि प्रॉपर रनवे नहीं था एक प्लेन को लैंड होने के लिए। मगर वो
अपनी पूरी ताकत लगा देता है सभी सिविलियंस को बचाने और उस प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने में। इस काम में हालांकि वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद टोक्यो भी पूरी ताकत लगाकर उस प्लेन को उस छोटे से रनवे में लैंड करवा ही देती है। लेकिन अब ये बात लार्स तक भी पहुंच चुकी थी। उनका प्लेन जिसमें गोल्ड भरा हुआ था उसे यूरोप में नहीं बल्कि एक दूसरे हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया है। तो वो अपने लोगों से कह देता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने से रोका है उसे वहीं पर खत्म कर दो, उसे मेरे पास लेकर आओ। इसी बीच मैग्नस साइरस से सॉरी मांगता है कि मैं वक्त पर इस गोल्ड को चुरा नहीं पाया और अब ये सारा सोना इन गुंडों के पास लग जाएगा और ये अपनी एक डील को डन कर लेंगे। खैर अब इनके पास में और कोई चारा भी नहीं था। ये सभी गुंडे टोक्यो के साथ बैठकर उसी के प्लेन में अब यूरोप जाने लगते हैं लार्स के पास उस गोल्ड की डिलीवरी करने के लिए। मीनवाइल लार्स के पास में लेवाइथन भी पहुंच जाती है, जो कि उस गोल्ड के बदले शहर में बाढ़ लेकर आने वाली थी, जिससे कि स्टॉक्स के रेट बढ़ जाते और इन दोनों को ही दबाकर फायदा होता। मगर लेवाइथन तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि जिस प्लेन में इनका सोना आने वाला था वो हाईजैक हुआ है, जहां पर लार्स बताता है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आपके पास में आपका माल पहुंच जाएगा, हमें कैसे भी करके इस डील को आज ही फाइनल करना है। मीनवाइल प्लेन में भी बहुत ज्यादा फाइट्स वगैरह होती है। खैर अब तो पीएसआई भी टूट चुका था, तो रेडार सिस्टम पर टोक्यो वाला प्लेन दिखने लगता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के प्लेन आकर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी साइरस और टोक्यो का दिमाग चलता है, वो प्लेन को उल्टा घुमा देते हैं और नीचे लिख देते हैं इस प्लेन में सिविलियंस मौजूद हैं, हमला ना किया जाए। इस वजह से वो फाइटर जेट्स भी उस वक्त उन पर हमला नहीं करते और उन्हें ट्रैक करते करते पीछा करने लगते हैं, ताकि जहां पर भी ये प्लेन लैंड हो उसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें धर दबोचे। और अब ये प्लेन सीधा पहुंचता है लार्स के बड़े वाले किले नुमा महल के जस्ट नीचे। गार्डन वार्डन पूरा तबाह हो जाता है। इनफैक्ट मेन जो दीवार है वहां की सिक्योरिटी वॉल वो भी टूट जाती है और प्लेन में से 10 टन सोना भी गिर पड़ता है, जिस पर लेवाइथन कहती है कि अब तो ये गोल्ड भी मैं लेकर जाऊंगी और ऊपर से तुम्हारे और मेरे बीच की डील भी खत्म, जिस पर लार्स को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं लेवाइथन को गोली मार देता है। खैर जो पुलिस इन्हें ट्रैक कर रही थी अब तो वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लार्स को पकड़ने वाली थी, लेकिन लार्स कहता है कि ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये चोर लेवाइथन के साथ डील करने वाले थे, तो असली गुनहगार तो ये लोग हैं और इन्होंने ही लेवाइथन को जान से मारा है, तो आप इन्हें पकड़ कर ले जाइए और मेरी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द खाली करवाइए। लेकिन तभी साइरस अपना दिमाग चलाता है और प्लेन में जो उल्टी तरफ बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी, इनफैक्ट एनएफटी के जो ढेर सारे कैमरास लगे थे उस प्लेन पर, उसकी मदद से वीडियो फुटेज दिखा दी जाती है पुलिस को कि लार्स ही असली माफिया था जिसने गोल्ड की डील करी थी लेवाइथन के साथ और पूरे शहर को डुबा देने की प्लानिंग थी। खैर अब इस काम में इंटरपोल भी शामिल थी, यानी कि एबी और हेक्सली, जिनका मकसद ही ये था कि इस डील को रोके और जो गोल्ड इलीगल वे में बांटा जा रहा है उसे जब्त किया जाए। तो पुलिस आकर वो सारा गोल्ड ले जाती है और इन चोरों के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन इसी के साथ हेक्सली की सच्चाई भी एबी के सामने आ जाती है। बेसिकली उसने आसमान में ही उन फाइटर जेट्स को बोल दिया था कि इन गुंडों के प्लेन को तबाह कर दो, लेकिन टोक्यो और साइरस के दिमाग ने ही इन्हें बचाया, क्योंकि उन्होंने प्लेन को उल्टा करके ये लिख दिया था कि इसमें सिविलियंस मौजूद है। जब भी सच्चाई एबी के सामने आई तो उसने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ देने के बारे में डिसाइड किया। खैर अब तो उसने भी साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया था। इसी के साथ एक बैक स्टोरी भी मालूम चलती है। जब वो छोटी बच्ची थी तो एक बड़ी आर्ट गैलरी में से किसी ने एक अच्छी पेंटिंग एबी की मॉम को गिफ्ट करी थी, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, मगर कुछ गुंडों ने उस पेंटिंग को चुरा लिया था। काफी ढूंढने के बावजूद भी ना तो वो गुंडे मिले और ना ही वो पेंटिंग। जसारेस बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने उस पेंटिंग को दुगने भाव में खरीद लिया, शायद उसे देखकर तुम इम्प्रेस हो जाओ और इनकी जो टूटी फूटी लव स्टोरी थी वो भी अच्छे से क्रिएट हो जाती है। और फिर आता है इस मूवी का माइंड बेंडिंग प्लॉट, जहां हम ये देख पाते हैं कि मैग्नस ने जिस वक्त लॉक को तोड़ दिया था उस वक्त असली सोने को नकली सोने से रिप्लेस कर दिया था। यानी कि पुलिस के हाथों जो सोना आया वो तो सिर्फ लोहे की ब्रिक्स थी और असली गोल्ड तो उसी वक्त आसमान से हवा हवाई कर दिया गया था। और आज ये लोग उसी गोल्ड को समुद्र में से लेने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।